जब हमारा कोई पैर खराब हो जाता है तो हम उसको दिखाने का काम करते हैं। जब सरकारी संस्था ने अपने ढंग से काम नहीं की तो ये पॉलिसी कांग्रेस का ही लाया हुआ पॉलिसी था कि इसको प्राइवेटाइज करके कुछ समय के लिए इसकी स्थिति को सुधारा जाए, और ऐसा हुआ है। सरकार ने ऐसा देखा, जैसे कि एयरलाइंस का ही देखिए, सरकार का रेलवे का देखिए। रेलवे के अंदर जो आप देखते थे कि पहले के खाना में छिपकली आ जाती थी, सांप मिल जाते थे, आज IRCT को दिया गया तो उसके अंदर स्वच्छता के साथ साथ टाइमिंग का भी ध्यान दिया गया। ये ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए रेलवे प्राइवेट कर दिया गया है तो हमेशा वो बेच दी गई है। कुछ समय के लिए हम ही क्या करते हैं कि जब हमारा काम खुद से नहीं चलता है तो हम उस संस्थाओं को कुछ समय के लिए उस आदमी के पास रखते हैं जहाँ से व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके। हमारे होश में इतना बढ़िया से चल रहा था कि इतना भुखमरी नहीं थी, ईमानदारी था। और कटवा बलवा जो है झगड़ा फसाद वही जन से समाप्त हो जाए समझो। दूसरा बात है लोकतंत्र को। तीसरी बात है कि जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उस पर पूरी तरह से तानाशाही कब्जा कर लिया गया है, उस पर किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। चुनाव आयोग को आपने देखा, कोर्ट ने कहा कि एक जज रहेगा, एक सत्ता का रहेगा, एक विपक्ष का रहेगा, चुना जाएगा। उस नियम को खत्म कर दिया गया संसद द्वारा, क्योंकि भाजपा की संसद में बहुमत है, उन्होंने खत्म कर दिया। दो अपने नमस्कार, आज मैं उपस्थित हूं गाजीपुर जनपद के जखनिया में, और जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत तमाम बातें, तमाम पक्ष विपक्ष की बातें चल रही है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सत्ता के गलियारे में कब किसको कौन क्या बोल जाए यह किसी को पता नहीं है। पहले की हुकूमत से लोग तुलना करते हैं कि पहले की हुकूमत कुछ अलग ढंग से थी, आज उससे भी बदतर हुई है, या फिर जो सुधार करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम सुधारेंगे, या पक्ष विपक्ष जो सत्ताधारी हैं वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई और सरकार नहीं हो सकती। तमाम बातें होगी, लेकिन जो अनुभव रहा है, जो बातों की बात की जाए तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग पिताजी तुल्य हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ इन लोगों ने अब तक परिवर्तन देखा है, तमाम बातें। गाजीपुर के इस प्रांगण में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। घर तो हमारा पर लेके रहते हैं जखनिया में। लेकिन पहले की जो हुकूमत की बात की जाए तो पहले की क्या हमारे है और आज की क्या बात है? हमारे होश में इतना बढ़िया से चल रहा था कि इतना भुखमरी नहीं थी, ईमानदारी था। और कटवा बलवा जो है झगड़ा फसाद वही जन से समाप्त हो जाए समझौता में। लेकिन अब कौनो सुनवाई ना, यहाँ तक कि बुढ़ौन का पेंशन मिले चलिए 18 महीना की 19वां महीना होता पेंशन हमारा रुक गई, बुढ़ौन का पेंशन मिला कर गया चलिए। और गति कहे लाख ना है, हम तो उतना बुद्धिमान ना है, लेकिन ये कह कि पहले की हुकूमत है अब की हुकूमत पर बहुत फर्क पड़ गया है। पहले की जो अंग्रेजी प्रथा हुआ करती थी, लोग बताते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ यदि कोई एक बात बोल देता था तो उसको नस्ते नाबूद अंग्रेजी प्रशासन आके कर देती थी। किस तरह का माहौल था? पहले के लोग बताते हैं कि नहीं, गांव में एक लाल पगड़िया सिपाही जी आ जाते थे तो लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे। इस तरह की क्या, और अब की जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोग थानों में दिन रात रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल कर रह रहे हैं, इसमें क्या कुछ आपने परिवर्तन देखा? भैया ना उतना सुनवाई ना है, मतलब आज के दौर में सुनवाई नहीं है? नहीं उतना सुनवाई ना है जितना पहले रहा। डर भय रहा, अब उतना सुनवाई ना है, न डर भय है, चाहे केहू कुछ केहू के कहे कोनो सुनवाई ना है ना। आप लोकसभा का मतदान कर चुके हैं? अरे जब से बार लोकसभा का मतदान होगा, जानेंगे मतदान करेंगे आप ना? मतदान करने जाएंगे ना? हाँ, 18वीं बार लोकसभा का मतदान आपको करना है। इसके पहले जब मतदान आप करते थे तो आपके प्लान में क्या था, क्या सोच के मतदान आप करते हैं? बढ़िया सोच के कि मतलब वो आदमी बढ़िया रहे, बढ़िया से चला मैं चला, हम का ख्याल ही रहा। हाँ, किस मुद्दे पर आप चुनाव करना चाहें? तो मतदान करेंगे आपके पास मुद्दा क्या होगा? जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार या विकास? विकास बने के चाहिए। विकास हुआ है? विकास का तो हुआ कि कहीं तो उतरा था, कहीं जाके खत्म हो जाता था विकास के माने। कोई योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया? वह तो मिला था, 5 किलो गेहूँ मिला लाभ, कोई के बहुत से अपन गरीब दुखिया चला ला। संतुष्ट है 5 किलो गेहूँ से? 5 किलो राशन सही है, या जो पहले की तरह आपके अंदर संतुष्टि थी, आप अपना स्वयं करते थे, स्वयं खाते थे, वो अच्छा था? या इस समय की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छा था?
पहले जो हाँ। लोग अपना कमाते थे, हाँ। अपना खाते थे वो अच्छा हाँ। है। फ्री का राशन नहीं चाहिए आपको? फ्री का राशन कहे फिर का राशन चला लगा था वो मक्का ना होता। जी। हाँ भिकमंगा बना तो देना भैया। इसके- 15 किलो मिला था, घर ले जाके जोखा था 1.5 किलो कम हो जाते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जो मुस्लिम जान का हड़काते हैं, धमकाते हैं जो मुस्लिम हैं, ऐसा भी कुछ रहता है इसमें वर्तमान समय में? अब वही तो हम के सामने ना आया, लेकिन लोग कहते हैं हाँ कि हिंदू हो, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। हमको जे कर मन करते कहा रहा हमन के कहा आज है काल ना रहा जी, लेकिन रह जाने की लोग हे जन होता होता है का ओके बड़ जला जलूस हो। तो माँ एक बात हमके अच्छा लगा। जेकर कार्यक्रम था सपा उम्मीदवार जो हाँ। अधिकारी का, हाँ अब जाल का तो एक आदमी वहाँ हिंदू कौनो कौम रहा बोल गए ना, बहुत बढ़िया बोल गए ना कि हिंदू जब गांधी जी जाए लगना आईना बाहर देश से तो कहना कि मुसलमान को समझा कर रखिए, बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान में ताकत नहीं रहेगी। अब का आदमी जो हो तो कहना मुसलमान को हटाओ हटाओ। तो वो बोल गई ना कि यक्कड़ है धामेपुर का वीर अब्दुल हमीद। हाँ वीर अब्दुल हमीद कई गो कंकर जोड़ के अपन वीर बन गई, समाप्त हो गई, लेकिन नाम तो रहा ना। तो हिंदुस्तान में भैया मरे वाला बहुत हुआ डर के कि कैसे जब हमारे देश जब आजाद हुआ उसके बाद नेहरू लाल जी, गांधी जी हाँ। और तमाम जो पहले के महापुरुष हैं, तो उनमें से आपने किनको देखा है, किनके जनसभा में आप शामिल हुए हैं? अब ख्याल अपनी करना आंखों से आपने किनको देखा है? भैया, अब बहुत से लोग के सुनले हैं लेकिन माथे ना पहुँच के देखने, लेकिन सुने में आवला कि जो गांधी जी चलाई गई ना, जवाहरलाल नेहरू चलाई गई ना, इंदिरा चलाई गई नी, ओकर बाद मुआवजी है नी, वो ताकत से है नी और बहुत शांत रहा। ओकर बाद मुलायम है, मुलायम के बाद अखिलेश बाबू है ना। जो वर्तमान में पार्टियां हैं, वर्तमान में जो बड़े बड़े राजनेता हैं, उनमें आपको किसका प्रशासन अच्छा लगा, किसका शासन अच्छा लगा? किस तरह से आप लोगों की सुनवाई हुई? मायावती, अखिलेश, योगी जी या फिर राहुल जी की बात की जाए, इसमें कौन अच्छा था? इनमें आप किसकी सरकार पे? अब उतना तो हम पहुँचल रहे दिया, लेकिन ये कहब कि जे हमारे सामने आयल तो सभी का बढ़िया लगा, लेकिन ऊपर के मन से। अभी आपने कहा कि मायावती जो पहले के हाँ। लोग चलाते थे उनमें मायावती जी का अच्छा रहा है हाँ शासन। शासन अच्छा रहा, उनका अच्छा उनमें रहा। सबका सुनवाई होती थी। हाँ ना हिंदू होता हो, है। मुस्लिम हो, सबसे हाँ। सबसे दादा जी एक बात और, आप किसको पसंद करते हैं? मोदी जी को, योगी जी को, मायावती जी को, अखिलेश जी को, राहुल गांधी, किसको पसंद करते हैं? समाज चला तो जय घरी अखिलेश का। उनको पसंद करते हैं, हाँ है ना उनको? हाँ हाँ युवा नेता हैं, अच्छे हैं। अगली कड़ी में हमारे साथ सीधे महोदय जुड़ रहे हैं, इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहिए। विजय बहादुर सिंह, सीपीएम के जिला से। पहले की जो हुकूमत रही है, अंग्रेजी शासन की बात की जाए, और जो हुकूमत है उसमें आपने क्या अंतर देखा और किस तरह का विकास हुआ है, जो विकास का दावा लोग कर रहे हैं? अंग्रेजों के दौर में देखा गया कि जनता को वोट देने का अधिकार नहीं, इस तरह का लोकतंत्र नहीं था। देश में अफीम, नील, नीमक तोड़ो आंदोलन और तमाम आंदोलन हुए आजादी के दौर में। आजादी के बाद इस देश का बहुत विकास हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आजादी के दौर में जो लोग अंग्रेजों के साथ रहते थे, जो लोग राष्ट्रीय संविधान का विरोध करते थे, जो लोग तिरंगा का विरोध करते थे, राम जन्मभूमि के नाम पर और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाम पर जनता को भ्रमित करके 2002 करोड़ काम देंगे, किसानों की आय दूना करेंगे, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह के नारों देकर, प्रलोभन देकर सत्ता में आ गए। वो अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं, अंग्रेजों के समर्थन में रहे हैं। आज का जो दौर है वो इस देश में इस तरह का लोकतंत्र और तानाशाही, आजादी और सबसे बड़ा जो संविधान को जो खतरा पैदा हो रहा है, वह सबसे बड़ी बात है। किस तरह से आप मानते हैं कि संविधान को खतरा है? क्योंकि सरकार तो संविधान के ही दम पर चलती है। यदि संविधान खत्म किया जाए तो फिर वही अंग्रेजी हुकूमत या फिर राजशाही प्रथा शुरू हो जाएगी।
अगर संविधान पर खतरा है तो किस तरह का खतरा, आप क्यों क्या मानते हैं, उसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा? देखिए, संविधान में खतरा इसलिए मानते हैं कि संविधान के बारे में बार बार बातें करते हैं। एक इनका कर्नाटक का कोई हेगड़े है क्या है, उसने कहा संविधान हम 400 सीट आएगी तो हम बदलेंगे। इनके दिल्ली में प्रधानमंत्री के विकास के परिषद में वो काम करते हैं, वो भी उन्होंने संविधान को बदलने की बात की। राजस्थान का कोई महिला नेता है, उसने कहा कि 400 सीट हमको दे दीजिए, हम इस बार संविधान बदल देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो संविधान का दिल्ली की संसद के कुछ ही दूर पर संविधान जलाया जा रहा है और नारा लगाया जा रहा है संविधान के विरोध में, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? हमने तमाम वक्तव्यों में ये सुना है कि अब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। क्या ये हिंदू राष्ट्र पहले से नहीं रहा है? हिंदू राष्ट्र तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं रहा इनका हिंदू राष्ट्र, और आज भी कमोबेश मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था की जो व्यवस्था है अभी बहुत कुछ जिंदा और ये काम कर रहा है। आज मैं ये कई बात पूछ रहा हूं कि कोई दलित अगर किसी मठिया का महंत बन जाए तो क्या भारत के सारे समाज के लोग उसका पैर पड़ लेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, साधु मानेंगे, उसको संत मानेंगे, उसको मानेंगे? शायद ऐसा कहीं नहीं है, और यदि होगा भी तो जरूर लोग उसका सम्मान करते होंगे। और जो बात की जाए क्षेत्रीय मठों की, बड़े बड़े मंदिरों की, तो पहले जो अंग्रेजी हुकूमत है या फिर जो छुआछूत पहले से होता था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब तक संविधान में दलितों को अधिकार नहीं दिया था तब ये होता था। लेकिन आज का दौर रहा है कि जो वोट मांगने के लिए या फिर ऐसे बात किया जाए या फिर लोगों के साथ राजनीतिक में चलने की बात की जाए तो दलित भी साथ है और हर जगह जा भी रहे हैं। किसी प्रकार का अब तक जो सुनने के लिए मिला है नहीं है। क्या आपके जानकारी में पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई प्रकरण रहा हो जहां आज भी आज के दौर में 2024 के सत्र में छुआछूत किया जाता हो दलितों के? आज भी वो कायम है। जखनिया बाजार में सब लोग एक जगह बैठ के चाय पी लेते हैं, लेकिन घर खाने पीने में अभी भी भेदभाव लोगों के समाज के अंदर पड़ा हुआ है और इस तरह की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात अगर ये प्रमाण है तो हमारे देश की सर्वप्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति मुर्मू। वह संसद के भवन के उद्घाटन में और राम जन्मभूमि में उनकी क्या भूमिका रही और कौन सा स्थान पर वो थी। अभी तो पता लगा कि बेड़ारा में कोई जनजाति या क्या किसी की बैठक हो रही थी, उसमें आयोजन किया गया। वही पारसनाथ को माला पहना रहे हैं और जो बस भाजपा से प्रत्याशी थे उनको कोई माला नहीं पहनाया। सुनने में आया, ये बात सुनने में आई, हम देखे नहीं है ना, हम वहां गए हैं, लेकिन सुनने में आया। तो ये क्या भेदभाव उन्हें जाहिर करता है। और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि भाजपा ने सबसे ज्यादा जो गरीब है समाज का, इन वनवासी को उन्होंने कहा कि हम जनजात का दर्जा देंगे, आज तक नहीं दिए। 10 वर्ष शासन हो गया। अति पिछड़ी जो 18 जातियां हैं उनको कहे कि अनुसूचित जात का दर्जा देंगे, वो नहीं दिए। और भाजपा ने भी संसद में पास करके उनको भेजा है, सपा ने भी भेजा है। तो आखिर में सब लोग भेज रहे हैं, आखिर में इनको क्यों नहीं अधिकार मिल रहा, जबकि आज के समाज में सबसे दबे कुचले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कारखाना विकास तो बात छोड़ दीजिए, हमारे जनपद में 2 कारखाने हैं, दोनों 10 वर्ष में नहीं बने, चाहे चीनी मिल हो चाहे बड़ौदा की मिल हो, और अपनी फैक्ट्री का कोई विकास नहीं हुआ। और सबसे बड़ा जो है, इन गरीबों को तबाह करने की जो शराब भट्टियां लगाई जा रही गाँव में, ये बड़े पैमाने पर गरीबों को तबाह कर रहे हैं। इन सवालों पर सीपीएम आंदोलन करेगी चुनाव के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम आंदोलन न करें, क्योंकि आरक्षण के जो दलित अनुसूचित जात का दर्जा वनवासियों का और अति पिछड़ी जो समाज है उनके लिए अनुसूचित जात का दर्जा, और शराब के खिलाफ गरीब की भट्टियों से, गरीब से हटाया जाए शराब को और पूरे देश में शराब की बिक्री बंद की जाए।
वर्तमान में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वर्तमान में जो सत्र रहा है, अन्य जगहों पर चुनाव हो भी चुका है और कल 25 तारीख को आजमगढ़ में होगा और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी गाजीपुर में भी आ रहे हैं और जो 1 जून को होना है, आप 1 जून को जब जाएंगे मतदान करने के लिए तो किन मुद्दों पर आप चुनाव करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा तो पहला हमारा संविधान, संविधान की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करना। दूसरा बात है लोकतंत्र को। तीसरी बात है कि जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उस पर पूरी तरह से तानाशाही कब्जा कर लिया गया है, उस पर किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। चुनाव आयोग को आपने देखा, कोर्ट ने कहा कि एक जज रहेगा, एक सत्ता का रहेगा, एक विपक्ष का रहेगा, चुना जाएगा। उस नियम को खत्म कर दिया गया संसद द्वारा, क्योंकि भाजपा की संसद में बहुमत है, उन्होंने खत्म कर दिया। 2 अपने रख लिए, एक विपक्षी का नेता रख लिए। किसका चुनाव आयोग? चुनाव आयोग हेलीकॉप्टर जिनकी जांच कर रहा है उनका नहीं जांच कर रहा। चुनाव आयोग जो प्रतिशत मत का वो 48-40 घंटे में दिखाना, उसको भी नहीं दिखा रहा। करोड़ों मत को ज्यादा संख्या दिखा रहा है। इस हालत में चुनाव आयोग से लेके सारे अधिकारी कर्मचारी सब सत्ता के पक्ष में खड़े हैं, जनता हमारे पक्ष में खड़ी है, लोग खड़े हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि इस देश में न्याय मिलेगा और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। गाजीपुर की जो व्यवस्था रही है, लोग एक तरफ से देख रहे हैं कट्टा बनाम कलम और एक तरफ कह रहे हैं कि एक अध्यापक है जो बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करते हैं, वही माफिया परिवार है जिन्हें मुख्तार अंसारी को लोग कह रहे हैं कि वो माफिया परिवार से हैं और माफिया रहे भी हैं, उन पर आपराधिक मामले भी वर्तमान में दर्ज है। तमाम बातें जनता के बीच में आ रही है, लेकिन जहां पर भी जनसभा हो रही है, जैसा कि आप जैसे लोगों से ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जनसभा होती है तो उसमें उसकी भीड़ और जो अफजाल अंसारी की भीड़ होती है उसमें काफी अंतर पाया जाता है। इसमें जनता का क्या है, जनता किसे मानती है, किस मुद्दे पर जनता ज्यादा झुकाव ले रही है गाजीपुर में, ऐसा क्यों? देखिए, मुख्तार अंसारी को जो अपराधी मान रहे हैं, मरने के बाद जो मिट्टी देने का और उसके जो शव के साथ जो यात्रा हुई, इसको समझना चाहिए कि वो अगर वो अपराधी रहता इस तरह का हुजूम नहीं बोलता। वो गरीबों का पक्षधर था, गरीबों के लिए लड़ता था, गरीबों के लिए न्याय करता था। मैं कह रहा हूं कि पूछ रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के 4 लोग मारे गए, वो कौन लोग मारे? जोगा में किसने मारा दलितों को? शेरपुर में किसने मारा दलितों को? मोहनपुरवा में राजभर बस्ती किसने उजाड़ा? ये सब मामला वहाँ सामंती ताकते हैं जिनके खिलाफ ये लड़ते हैं। अफजाल परिवार लड़ती है, इसलिए इसीलिए 4 बार वो कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक रहे, इन्हीं लड़ाइयों के लड़ते। अफजाल नेता बने, कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया और कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों को लेकर वो दलित, पिछड़ा समाज, गरीब, गुर्गा सबकी लड़ाई लड़ते थे। और आज वो अपराधी की जो बात कर रहे हैं, हमको अपराधी केवल मुसलमान है, आप मुख्तार हैं, आप ब्रजेश क्या हैं, त्रिभुवन सिंह क्या हैं, धनंजय सिंह क्या हैं, अभय सिंह क्या हैं, ये लोग क्या हैं? खाली अपराधी मुसलमान में खोजेंगे आप? अरे कार्रवाई अगर योगी जी करते तो अपना मुकदमा वापस ले लिए। मुकदमा तो सब पे पंजीकृत है। पंजीकृत से क्या होता है? जब अपना मुकदमा वापस ले लीजिए इस देश का मुख्यमंत्री। यही संसद में भुकर भुकर रो रहे थे, सोमनाथ चटर्जी उनको चुप करा रहे थे, यही में रो रहे थे। तो इस तरह का है कि ये लोग अपनी बात करते हैं। जो शिक्षक जो हैं, शिक्षक ऐसे हैं कि जहां गरीबों को लूटते हैं। एक तो गांव समाज की जमीन है, निधि का पैसा लिए, जनता का पैसा, फिर जनता को वसूल कर रहे हैं 2000, 1000, 5000 जिस नाम से पैसा उगाही कर रहे हैं। ये धंधा इनका है। वो सरस्वती है, वहां सरस्वती मंदिर है, धंधा का मंदिर है। भले टीका मुद्रिका लगाने से उनको संत हो जाता है। संत रविदास थे, संत और लोग थे, देवता बुद्ध भी थे, तमाम लोग थे। गाजीपुर से आप किसको चुनना चाहेंगे? गाजीपुर में हम अफजाल को चुन रहे हैं। अफजाल को जनता चुन रही है और जीत रहे हैं। ये लोग पीछे पीछे झूठे पर्चा
नुकसान कर रहे हैं, अपना घर पटा जाए, जो 5 जगह पैसा वो रख ले। इनको हारना है। गाजीपुर में अब जाल की और इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है, उस आंधी के आगे टिक नहीं पाएंगे। जनता जाग गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। अभी हमारे साथ कुछ महोदय हैं, बोलेंगे क्या है? आप तो अपनी बातों को रख सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। सबसे पहले तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कैमूर जिले का। जी जी। और मैं यहाँ पे एक रिलेटिव के यहाँ आया हुआ था। युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो बिहार में किस तरह का परिवर्तन रहा है? जो वर्तमान में सरकार है मोदी जी की और पहले जो सरकार रही है, उनमें हम किसको बेटर मानते हैं? किसकी सरकार में बढ़िया काम हुआ है विकास के मुद्दों पर? अगर विकास की बात करेंगे, अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे, तो देश में कहा जाता है और पिछले की भी बहुत सारी सरकारों का ये कहना था, अगर देश में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करवाना हो, देश के अंदर कभी एक इकोनॉमिक आर्थिक विकास का काम करवाना हो, तो एक राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत होती है। और अगर आप देश में देखेंगे कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो अटल की सरकार आई हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार आई हो, तो इस देश के अंदर हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ। एक स्टेटमेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति का, अगर आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका आज इसलिए सबसे दुनिया का रिचेस्ट कंट्री नहीं है कि अमेरिका के पास, लोगों के पास बहुत पैसा है। अमेरिका इसलिए दुनिया का सबसे अमीर देश है क्योंकि अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिसीज बनती हैं, सरकार में कमियां रहती हैं और कमियां हर सरकार में रहती हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, मैं एज ए स्टूडेंट, मैं स्कॉलर स्टूडेंट हूँ, बीएचयू के अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि शायद अभी तक मैं अपने होश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं देखा हूँ। विकास हुआ है पूरे देश में? विकास पूरे देश में हुआ है। देश का मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं है। संस्थानें बढ़ी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हैं, आईआईटी जैसे संस्थानें बनी है, आईआईएम जैसी संस्थानें बनी है। हाँ, कुछ क्षेत्र अभी भी विकास के चरणों को नहीं पा पाए हैं, कुछ समाज अभी भी उन चीजों से वंचित है, उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को रोजगार पे काम करना चाहिए। इस देश के बहुत सारे युवा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, सरकार को सबसे पहले अपने पॉलिसीज के ऊपर काम करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को पहले काम मिले, फिर बाहर के लोगों को काम मिले। जो एक पार्टी विशेष द्वारा और लोगों द्वारा जो कहा जा रहा है कि वर्तमान की जो सरकार है विकास तो कर रही है, लेकिन पूरे संस्थाओं को बेच रही है, भारत के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर इसकी मैं जानकारी दूं तो ये बेचना नहीं कहा जाता, ये पॉलिसी 1990 में आई थी। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, दैट इज अ क्लोज इकोनॉमी। देन आफ्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह डिसाइडेड कि इससे काम नहीं चलने वाला है। नाउ द इंडियन इकोनॉमी विल बी ओपन फॉर एवरीवन, where all the investors of India and outside of the investors come to each country and invest each other। हर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये व्यवस्था कांग्रेस की लाई हुई व्यवस्था है। और उसके अंदर एलपीजी आया था, वन इज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर निजीकरण था, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करना था, पॉलिसी के अंदर सुधार करना था और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना था। अगर सरकार, सर आपसे ही मैं बात करना चाहता हूँ, आप रेलवे की स्थिति देखिए, अगर आपके अंदर सच्चाई बताइए, जो ट्रैक के ऊपर गंदगी पड़ी रहती थी, प्लेटफॉर्म पे गंदगी पड़ी रहती थी, सरकार ने यहाँ पे काम किया है कि नहीं किया? रिजर्वेशन स्तर पे काम हुआ है, स्तर पे काम हुआ है। दूसरी चीज, ये पॉलिसी सर ऐसा नहीं है कि देश की संपत्तियां जीवन भर के लिए बेची जाती है। उसको जब हमारा कोई पैर खराब हो जाता है तो हम उसको दिखाने का काम करते हैं। जब सरकारी संस्था ने अपने ढंग से काम नहीं की तो ये पॉलिसी कांग्रेस का ही लाया हुआ पॉलिसी था कि इसको प्राइवेटाइज करके कुछ समय के लिए इसकी स्थिति को सुधारा जाए, और ऐसा हुआ है। सरकार ने ऐसा देखा, जैसे कि एयरलाइंस का ही देखिए, सरकार का रेलवे का देखिए। रेलवे के अंदर जो आप देखते थे कि पहले के खाना में छिपकली आ जाती थी, सांप मिल जाते थे, आज आईआरसीटी को दिया गया तो उसके अंदर स्वच्छता के साथ साथ टाइमिंग का भी ध्यान दिया गया। ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए रेलवे प्राइवेट कर दिया गया है तो हमेशा वो बेच दी गई है। कुछ समय के लिए हम ही क्या करते हैं कि जब हमारा काम खुद से नहीं चलता है तो हम उस संस्थाओं को कुछ समय के लिए उस आदमी के पास रखते हैं जहां से व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। तो अगर व्यवस्थाओं सुधारने को बेचना कहेंगे तो मैं नहीं मानता हूं। ये सुधार की प्रक्रिया है, दुनिया के सारे देशों ने प्राइवेटाइजेशन किया है,
तो भारत भी कर रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ये कांग्रेस की लाई हुई पॉलिसी। विपक्ष एक और बात कर रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, पूरे यूजलेस हो गए हैं, पढ़ के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, बनारस सर अभी भी प्रयागराज तमाम शहरों की बात की जाए तो वहाँ लड़के तैयारी कर रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं निकल रही है, और निकल भी रही है तो उसका पेपर लीक हो रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सर, पेपर लीक की समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। मैंने अभी बिहार में, मेरा भी 10+2 में इकोनॉमिक्स में हुआ वहां पर, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मैंने उसको ड्रॉप आउट किया। आपने ये भी देखा होगा कि बिहार में अभी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां थी जहां पे बच्चे ही नहीं मिले, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक चीज तो शायद कम होगी कि वैकेंसी आए और उसमें लोग फार्म न हाँ, भरें। ये शायद कुछ ऐसे है तो 100 लाख लोग डिपार्टमेंट जैसे रेलवे, SSC, इसके अंदर 100 सीट है तो 5 लाख फॉर्म पड़ रहा है, तो इसके ऊपर काम करना होगा। एक्चुअली क्या दिक्कत है कि सरकारी नौकरियां इस देश में 2% है, सरकार सभी लोगों को नौकरियां भी नहीं दे सकती। एक मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने से आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं चीजों को, क्योंकि आज जो चीजें हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद से सरकारी नौकरियों से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का ज्यादा तवज्जो बढ़ा है। सरकारी नौकरियां इस देश में मात्र 2% है, 98% आज भी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो ऐसे सारी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, सरकार को नौकरी पर भी तो उसका भी ग्राफ तो ऊपर ले जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार दे सकती है सरकार, सरकारी रोजगार दे सकती है, इसके ऊपर आप चीजों को नहीं कह सकते। रोजगार मिलना चाहिए, स्किल मिलना चाहिए, लोगों को जिस उनकी योग्यता है उसके हिसाब से काम मिलना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि व्यक्ति की क्षमता है 50,000 कमाने की लेकिन वो 10,000 पे काम कर रहा है, वो भी देश की बेरोजगारी है। यहाँ पे काम करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति जितना स्किल है उसको उतना काम मिले, उसको उतना पैसा मिले, तब देश की पर कैपिटा इनकम और देश की इनकम में इजाफा होगा। आपने काफी मुद्दों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है और बताया है। एक मुद्दा और आपके सामने रखना चाहेंगे, जो महंगाई बढ़ी है उस पर। सर अगर दुनिया की ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, महंगाई को हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, तो देश के अंदर महंगाई का जो अभी दर है वो 5 से लेकर 6% के बीच है। अगर हम कोरोना के बाद, कोरोना जैसे जब महामारी, पैंडेमिक महामारी आई, अगर उसकी बात करें तो दुनिया के जो आप जो सबसे रिचेस्ट कंट्री मानते हैं, जिसमें अमेरिका आता है, जिसमें रशिया आता है, जिसमें चाइना आता है, आप सब विश्वास नहीं करेंगे, उनका इन्फ्लेशन ग्राफ 12 से 13% का है। पाकिस्तान आपके जस्ट बगल में है, हमारे यहाँ उनके यहाँ इंडस रिवर का पूरा एक फर्टाइल एरिया बनाता है, उस देश के अंदर महंगाई की दर 23 से 24% है। अगर भारत में महंगाई अगर 5 से 6% है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि देश में महंगाई, हाँ, लेकिन जिस देश के लोग 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज देने की जरूरत है, उनके लिए महंगाई सच में बड़ी चीज है, क्योंकि उनके लिए महंगाई का असर सीधे उनके जेब पे पड़ता है। तो सरकार उनके इनकम बढ़ाने का काम करे। सर महंगाई बढ़ेगी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा। पहले आप बात करेंगे चीनी 5 रुपया किलो था, 1 रुपया किलो था, आज वो चीनी नहीं मिलेगी। पहले लोगों की इनकम भी उसी हिसाब से थी, पहले के लोगों की इनकम 3 रुपए 4 रुपए बहुत होती थी, आज इनकम भी ज्यादा हुई है तो देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। जब जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ेगा। अभी आने वाले दिनों में चुनाव है, कहीं जगह पर हो चुका है और कई जगह पर बाकी भी है। यदि आप मतदान करने जाते हैं तो किन मुद्दों पर आप चुनाव करना चाहेंगे और किसी सर हमें मतदान करना है, हम 1 तारीख को मतदान जरूर करने जाएंगे। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट होगा मतदान में, और मैं जरूर ऐसी सरकार को चाहूंगा कि जो देश को स्टेबल रख सके। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ सरकारें बदल जाती हैं। अगर डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी चाहिए, किसी देश को बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, किसी देश को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट का स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। तो लाजमी सी चीज है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट हो सके, जो आने वाले भविष्य को जो उनके रोड मैप है। सर देखिए, दैट इज द यूटिलाइजेशन प्रोसेस। आपको रात दिन एक ही रोटी और दाल मिले, बहुत अच्छा हो, तड़का मार के मिले, एक दिन मन भर जाता है। तो सेम जनता का भी वही सिस्टम होता है। सरकारें कितना भी अच्छा काम कर ले, एक समय के बाद लोगों का पेट भर जाता है, एक समय के बाद लोग चॉइस अपना चेंज कर लेते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से अभी सरकार को मौका देना चाहिए, और सर मौका है भी, सरकार आ भी रही है जहां तक ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए तो। और सरकार को कम से कम 15 साल का जो इन्होंने पॉलिसी बना रखी है, जो रोड मैप तैयार कर रखा है इस देश के विकास के लिए, उस पर अभी तक इनको काम करने का मौका देना चाहिए। जरूरी चीज है कि किसी की सत्ता बपौती नहीं होती है, जरूर बदलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने ही अपने घर का एक प्लानिंग किया है और मैं वहां से गायब हो जाऊं, फिर दूसरा प्लानिंग करे, तो देश का विकास जो पिछले समय से होता रहा है उस हिसाब से ना हो। देश एक
डेवलपमेंट के पथ पे चले, एक स्टेबिलिटी के साथ चले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप चाहते हैं कि वर्तमान की सरकार को आने वाले दिनों में समय देना चाहिए और जनता को इधर उधर के बहकावे में न आकर सर जनता का विकास का मुद्दा है उस पर चुनाव करना चाहिए? बिल्कुल सर, जनता इंडिविजुअल है और डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल राइट्स और हर व्यक्ति की अपनी वोट की वैल्यू होती है। और इसके अंदर ये कुछ नहीं है, उसको जिसको जो पसंद हो, जिसको लगता हो कि देश के विकास में एक आहुति देनी चाहिए, जिनको लगता हो कि उनके लिए ये कैंडिडेट अच्छा कर सकता है, उस व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। पार्टियां आनी जाती रहती है सर, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और ये सब बड़ी अफवाह की बातें हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है कि अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इसको जिस हिसाब से, ये मोनार्की सिस्टम नहीं है, ये मिलिट्री रूल नहीं है, ये डिक्टेटर रूल नहीं है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फीचर्स है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है लोगों को कि आप इसको जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। जिस दिन यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी से किसका ज्यादा परचम हो सकता है, वो राजीव गांधी की लहर को कौन भूल सकता है अगर इतिहासकारों की। जब बड़े बड़े सुरमाओं की स्थितियां गिर सकती हैं तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी कोई बहुत बड़े ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन जनता का मूड बनेगा, जिस दिन जनता को लगेगा कि अब उनको बदलना चाहिए, बिल्कुल बदल देगी। लोकतंत्र किसी तरीके से कभी लोकतंत्र खतरे में पड़ ही नहीं सकता। एक और मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, चूंकि मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन और एक सवाल आपसे रखना चाहेंगे। जो लोगों के बीच एक बात अफवाह की जाए या हकीकत की जाए या फिर आने वाले दिनों में हो भी सकता है, जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, संविधान बदलने वाला है, जैसे ही मोदी जी की सरकार बनेगी संविधान बदल जाएगा और जो अनुसूचित जाति और तमाम आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा और विशेष करके आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। तो किस नजरिए से आप आरक्षण को देखते हैं? क्या अभी भी दबे कुचले लोग या फिर दलित समुदाय के लोग हैं वो आज भी निचले स्तर, उनको किस तरह से बराबरी के दर्जे पे लाएगी? सर लोगों के अंदर जो आपने मेरे से 3-4 सवाल इसमें पूछे और मैं तीनों चारों सवालों को अलग अलग करके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले आपका सवाल ये था कि आरक्षण, लोगों का कहना है कि सर ये आरक्षण खत्म कर देंगे। सर अगर बात करें थोड़ा सा इतिहास की आरक्षण की, अगर आपके पास समय हो तो मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा। आरक्षण की व्यवस्था 10 साल की थी और व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि 10 सालों के अंदर समाज के उन सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जो समाज की मुख्य धारा में नहीं, उस मुख्य धारा में जोड़ देना। हर सरकारों ने जब तक कोई मुख्य धारा में नहीं जुड़ता है तब तक हम उसको बढ़ाते जाते हैं। तो अगर इस सरकार ने भी 2 बार 10 सालों में इस सरकार ने भी बढ़ा दिया तो आपको किस हिसाब से लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? इस सरकार ने एक और बड़ा काम किया। अगर आप देखें आरक्षण के ऊपर तो एक लिमिटेशन से आरक्षण की 50% से ज्यादा नहीं जा सकता। इस सरकार ने उन स्वर्णों का भी ध्यान रखा जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, उनको भी आरक्षण देने का काम किया। सर आरक्षण का फायदा नौकरी में और एडमिशन में ही है ना, बाकी स्किल में तो है नहीं। और मैंने आपसे भी बात कहा कि देश के अंदर 2% सरकारी नौकरियां, और जगह कहां पे आरक्षण आपको देखने को मिलता है। तो अगर 2% के लिए इतना बवाल है, सर ये जिंदगी में खत्म होगा कि नहीं होगा? और इसको अगर कोई खत्म ही करेगा तो उसी समाज का आदमी करेगा जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लोग बराबर हैं। ये सरकारें को खत्म करने का किसी में दम नहीं है। दूसरा सर आपका सवाल था, कौन सा सवाल था सर? दूसरा सवाल ये था कि लोकतंत्र हमारे खतरे में है और जो समान लोगों को आपको समान कैसे लाना चाहती है प्लेटफॉर्म पे सरकार, और लोगों की उम्मीद है कि आरक्षण खत्म करे तो ये एक समान लाए। इसको आप किस नजरिए से, किस तरह से सरकार दलित समुदाय का मुसहर बिरादरी में आज झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने और खाने के लिए नहीं है, वस्त्र भी नहीं बच्चों को मिल पाता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप सर मैंने आपसे अभी बात किया कि इस देश में अभी फिलहाल में चाहे वो बीजेपी की सरकार बने चाहे वो इंडी गवर्नमेंट की सरकार बने, आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर कुछ आर्थिक सुधार हुआ है। आप SC/ST क्लास की बात करेंगे, उसमें आर्थिक सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सर सिर्फ आर्थिक सुधार से आरक्षण खत्म हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। समाज में सामाजिक सुधार बड़ा जरूरी है। सामाजिक सुधार क्या है सर? किसी SC/ST क्लास के पास बहुत पैसा है, उसने अपने लिए घर मकान बनवा लिया, लेकिन गांव के लोग उसको उस इज्जत से आज भी नहीं देख रहे हैं। वहां पे आरक्षण की जरूरत है। कभी कभी लोगों का ये सवाल होता है कि वो तो अमीर हो गए हैं, उनके पास उनके घर में 2 नौकरियां हैं, फिर भी उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है? हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति नहीं सुधरी है। सामाजिक स्थिति तब सुधरती है कि जब वो साथ में बैठकर खाना खाने लगे, साथ में एक दूसरे के घरों में शादियां होने लगे, वो सामाजिक सुधार होता है। और जब जिस दिन
इस देश के अंदर वो सुधार हो जाएगा। उस दिन आरक्षण को आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। क्या लगता है आपको कि यदि पैसे हो जाए, समान का अधिकार हो जाए, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं, नीचे जाति जिसे लोग अछूत मानते थे पहले, उनकी घर की बहन बेटियों को अपने घर ले जाएंगे और अपने घर की बहन बेटी को उसमें ले जाएंगे? क्या मानते हैं आने वाले दिनों में यदि ऐसा होता है तो हो बिल्कुल पाएगा? सर, हो रहा है। अगर आप देखेंगे, आप पिछले 25 से 30 सर, आप बात करते हैं कि आरक्षण बीजेपी की सरकार में खतरे में पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार में किसी होटल में एक टैग लगा होता था, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि लगा होता था, यहाँ पे अछूत जातियों को अलाउ नहीं है। क्या आप बता दीजिए, आप कहीं बनारस अगर आप इस गाजीपुर में किसी भी जगह पे ऐसा कौन सा जगह है जहां पर एक छोटी जाति खाना नहीं खा सकता और एक बड़ी जाति वहां पर उसको मना कर दे? आपको क्या दिख रहा है ऐसा? तो आरक्षण की व्यवस्था सुधार अब हो रहा है कि पहले हुआ था? अब तक तो मतलब नहीं है, किसी होटल में इस तरह का बैनर पोस्टर नहीं लगा है। होटल में क्या, आप किसी जगह पे जाइए, कोई पार्क में जाइए, कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, आपको ये जो पहले की व्यवस्थाएं थी, आरक्षण तो सर बहुत बाद में ये बता रहे हैं आपको कि 1980 के बाद का कहानी है। उसके बाद ज्यादा समस्या थी कि आज ज्यादा समस्या है? आज SC/ST का अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि पहले कर पा रहा था? व्यवस्थाएं तो वही है। सब कब से ज्यादा सबसे अपने आप को सुरक्षित फील कब कर रहा है? इस सरकार में कर रहा है कि पहले की सरकार में कर रहा था? कब आज वो ज्यादा खुलकर जी रहा है कि पहले जी रहा था? आज वो गर्व के साथ अपने आप को, आप देखे होंगे बड़े बड़े दलित लीडर पैदा हो रहे हैं। आज ही क्यों पैदा हो रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की जो है उनको आने का मौका दे रही है। पहले की सरकारों में क्यों नहीं कोई बहुत दलित बड़ा लीडर बन पा रहा है? आप देश के अंदर देखिए, आप बलोतरा में देखिए, एक भाटी करके उभरा हुआ लीडर है। आप चंद्रशेखर को देखिए, बंगाल में देखिए, आपको हर जगह पे, आपको मुस्लिम कैडर में, आपको SC/ST क्लास में बड़े बड़े दलित लीडर उभर कर आ रहे हैं। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो क्या वो निकल पाते? अगर मैं यहाँ पे, अगर मोदी का डिक्टेटरशिप चलता तो क्या उन नेताओं को उभरने देता? तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उभरने का मौका दिया जा रहा है, यानी कि आपका लोकतंत्र बहुत सुरक्षित हाथों में। आने वाले दिनों में सरकार को मौका देना चाहिए। बिल्कुल सर, मौका देना चाहिए, और जहां तक मुझे लग रहा है कि जनता ने मौका दे भी रही है और पूरी तरीके से दे रही है। और मुझे लगता है कि 300 प्लस सरकार का, ये 400 का तो भरम नहीं पालना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस सीटें आ भी रही है सरकार की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। तमाम दर्शक बंधुओं से भी हम कहना चाहेंगे कि आपके जहन में भी कुछ चल रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही यदि आपको लगे कि नहीं हम भी कुछ बातें रखना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पूरी आजादी है। हमारे चैनल पर आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा और आप अपनी वीडियो बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। बाकी जानकारी, बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।